हेलो फ्रेंड्स, तो हमने लास्ट टाइम जो किया हुआ था, वो जो क्वेश्चन था, वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 130 और ये आज हम लोग करने वाले हैं 131। बेसिकली 50 क्वेश्चन अगर ऐड कर दिए जाए, तो हम लोग यहाँ पे 181th क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? तो हमारा 1000 सीरीज का 181 क्वेश्चन ये होने वाला है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि बिल इज एक्सेप्टेड ऑन 23 नवंबर। तो एक बिल है जो 23 नवंबर को आपको एक्सेप्ट किया गया है, आपने एक्सेप्ट किया है और 2 मंथ। तो 2 मंथ जब बोला और उसके बाद बोल रहा है कि ड्यू डेट क्या होना चाहिए, ठीक है? तो ड्यू डेट हमसे पूछा जा रहा है, तो सीधी सी बात है 23 नवंबर। तो 23 नवंबर के बाद क्या आने वाला है? 23 दिसंबर। उसके बाद क्या आने वाला है? 23 जनवरी। तो इसके बाद फर्स्ट मंथ और ये होगा सेकंड मंथ, ठीक है? तो सेकंड मंथ ही हमसे पूछ पूछ रहा है सेकंड मंथ में हमारा जो ड्यू डेट होगा वो क्या होगा? तो 23 में हम लोग ऐड करेंगे 3 ग्रेस डेज, तो ये आएगा 26 ऑफ जनवरी। और इंडिया में सबको पता है कि 26 जनवरी जो होता है वो हमारा क्या होता है? रिपब्लिक डे होता है, ठीक है? तो रिपब्लिक डे ये हमारा नेशनल हॉलिडे है। और जहाँ पे भी नेशनल हॉलिडे होती है ना? नेशनल हॉलिडे जहाँ पे भी होगा, वहाँ पे हमको एक दिन पहले का डेट लेना है, व्हिच मीन्स हमको 25 ऑफ जनवरी हमको यहाँ पे हमारा ड्यू डेट हो जाएगा, व्हिच इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है दर्शनी हुंडी इज सिमिलर टू। दर्शनी हुंडी क्या है? दर्शनी, देखिए दर्शनी हुंडी जैसे नाम से है इसका, जो दर्शन पे दे हो, ठीक है? इसको आप लिख लीजिए, जो दर्शन पे दर्शन पर दिया जाए, ठीक है? जो दर्शन पर दिया जाए दर्शनी हुंडी, ठीक है? लेकिन इसको हमारा क्वेश्चन ये क्या है, सिमिलर किस-किस टाइप के सिमिलर है वो? तो ये डिमांड बिल के सिमिलर है, ओके? डिमांड बिल जो हमारा होता है ये भी ऐसे है कि जो बंदा डिमांड करेगा उसको मिल जाएगा, ओके? इसमें किसी पर्सन की आइडेंटिटी नहीं रहती, बस एक बिल, एक तरह का चिट्ठी टाइप का चीज़ रहता है डिमांड बिल। डिमांड ड्राफ्ट जैसे रहता है, उसमें आजकल नाम आता है, पहले ऐसा नहीं रहता था। उसमें एक मतलब किसी भी पर्टिकुलर उसमें बंदे के उसमें बेचान हो सकता था ये, ठीक है? तो एक तरह का डिमांड बिल है, कि जो बंदा भी उसको लेके जाएगा उसके नाम से ये डिमांड अप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल एक्सेप्टर डेबिट। अगर बिल का रिटायरमेंट हो रहा है, बिल अगर आप रिटायर कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर टाइम पे तो जो एक्सेप्टर होगा वो डेबिट करेगा किसको? ठीक है? सो ऑप्शन बिल्स पेएबल विल बी करेक्ट आंसर। ओके, कैसे है? रिटायरमेंट हो रहा है, पहली बात देखिए, रिटायरमेंट हो रहा है और एक्सेप्टर की बात बोली जा रही है। एक होता है, देखिए, एक एक्सेप्ट करता है बिल को और दूसरा क्या करता है, बिल को लिखता है, ठीक है? हु राइट द बिल एंड हु एक्सेप्ट द बिल। एक बिल लिखेगा एंड एक बिल एक्सेप्ट करेगा। जो लिखता है वो होता है क्रेडिटर, ठीक है? जो लिखता है वो कौन होता है? क्रेडिटर। और जो एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है? वो होता है डेटर, ठीक है? जो लिखता है वो कौन है? वो क्रेडिटर है। क्रेडिटर इज़ नथिंग बट अ राइटर ऑफ बिल, ठीक है? और उसके बाद डेटर होता है और डेटर कौन होता है? एक्सेप्टर होता है। तो जो डेटर है उसके लिए क्या है? उसके लिए ये है पेएबल अकाउंट। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट कंटेन। एक बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या कंटेन करना चाहिए? तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होना चाहिए? एन एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे, ठीक है? मतलब आपको पे करने का ऑर्डर होना चाहिए, तब वो बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है, ठीक है? कि इस क्या बोलते हैं, बंदे को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, इस टाइप से चीज़ें उसमें रहती है। आई प्रॉमिस टू पे, इस टाइप से चीज़ें रहती हैं। अ चेक इज़ एक चेक क्या है? चेक बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज है, जिसमें आप लिखते हैं कि आई, है ना? उसमें आपका नाम रहता है बिल में, ऑर्डर टू पे, या फिर आप जिसको भी पे कर रहे हो, है ना? उसमें ये करते हो, फिर आप साइन कर देते हो। तो बेसिकली ये क्या है? एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है। कई लोग इसको प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं, है ना? सोचते हैं, लेकिन प्रॉमिसरी नोट नहीं है। उसमें क्या रहता है? आई प्रॉमिस रहता है। आई प्रॉमिस रहता है। जब प्रॉमिस नहीं दे रहे हो, सिंपली एक एक तरह का ऑर्डर रहता है ना? पे करने का, है ना? तो एक्सेप्टेंस रहेगा, ऑर्डर रहेगा, वो सारी चीज़ें क्या होती है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज होती है। ओके, दैट्स इट। इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट क्या होता है? इंडोर्समेंट क्या होता है?
जब इंडोर्स, अपने नाम इसको बहुत सुना होगा, कॉमर्स में तो बहुत ज्यादा यूज होता है ये इंडोर्स। ठीक है, इंडोर्स बेसिकली क्या होता है, लीगली ट्रांसफरिंग योर राइट टू अदर, एक तरह से अपना राइट दूसरे को देना, ये होता है इंडोर्समेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बिल रिटर्न ऑन 29th जून 2011 फॉर, ये यहाँ पे डेट आप देखते हुए चलिएगा, 29th जून 2011 फॉर 3 मंथ, मेच्योरिटी डेट विल बी, मेच्योरिटी डेट क्या होगी? तो जैसे हमने कुछ देर पहले सीखा था, 29 लिख लीजिए, यहाँ पे जून लिख लीजिए, उसके बाद 29 जून के बाद क्या आता है, जुलाई, अगस्त, और तीसरा मंथ क्या होगा, सितंबर। ठीक है, तो सितंबर जो है 29 पे अगर अपन लेके चले, तो ये भी 29 29 29, 29 सितंबर के बाद अपन क्या करेंगे, 3 ग्रेस डेज लेंगे ना, ग्रेस डेज अपन लेंगे, तो 3 जो ग्रेस डेज रहेंगे उसको मिला के 29 के बाद 30, सितंबर कितने कितने दिनों का होता है, तो सितंबर जो होता है वो आपका 30 डेज का होता है। ठीक है, तो 30 डेज का आप ले लीजिए। अब से 30 डेज का आप लेंगे तो 29 के बाद 30 आएगा, फिर 2 दिन, मतलब 2 अक्टूबर पड़ेगा, सितंबर के बाद क्या पड़ता है, अक्टूबर। तो अक्टूबर, 2 अक्टूबर आपको सबको पता है कि ये नेशनल हॉलीडे है, गांधी जयंती जिसको बोलते हैं ना, गांधी जयंती, गांधी जयंती, तो ये नेशनल हॉलीडे है, तो आपका 1 अक्टूबर विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसफर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय द होल्डर टू एनी अदर पार्टी बिफोर इट्स ड्यू डेट इज कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं इंडोर्समेंट ऑफ बिल। ठीक है, आपको देना था पैसा किसी और को, तो आप क्या, आपने क्या, आपके पास पैसा नहीं था, तो आप क्या किया, बिल ऑफ एक्सचेंज जो आपके पास पड़ा हुआ था किसी और का, जिसको आपने जिस भी डेटर ने आपको दिया होगा, ठीक है, उसको आप क्या करते हो, अदर पार्टी को आप ट्रांसफर कर देते हो बिफोर इट्स ड्यू डेट, इट इज कॉल्ड इंडोर्समेंट ऑफ बिल। अपने राइट को दे देना, अपने राइट को अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था ना, लीगली, लीगली अपना राइट, राइट जो है ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करना, ये क्या होता है, इंडोर्समेंट ऑफ बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ये कैलकुलेट कैसे की जाती है? तो सीओजीएस कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे सिंपल सा है कि आप ओपनिंग निकालेंगे, है ना, ओपनिंग स्टॉक, प्लस करेंगे परचेस, परचेस करेंगे माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब परचेस के साथ आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपके होते हैं, ठीक है, इसको भी आप प्लस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए क्लोजिंग स्टॉक, जो आपका बचेगा दैट इज नथिंग बट सीओ जीएस। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ये देखिए यहाँ पे है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो आंसर ए विल बी, क्वेश्चन ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। Question number 140 says that the value of asset usually shown in the balance sheet on the basis of, value of asset जो होता है वो usually किसके हिसाब से शो होता है? तो भाई ये हमारा जो कॉस्ट जो आपका होता है ना, किसी भी एसेट का जो कॉस्ट होता है, जो कि अभी बाकी है, रेस्ट कॉस्ट इसको बोल सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए, एक मशीन आपने खरीदी, आपने लेट सपोज 1 लाख की मशीन खरीदी, अब 1 लाख की मशीन पे आपने 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन दे दिया होगा, विच मीन्स वो अभी आपकी बुक वैल्यू कितनी है उसकी, 80,000, विच मीन्स 80,000 अभी अनएक्सपायर्ड है। ठीक है, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट है, इसी को आप लोग लिखते हैं बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, लॉस बाय फायर इज एन एग्जांपल ऑफ, लॉस बाय फायर जो है वो किसका एग्जांपल है? ये क्या रोज होता है? तो लॉस बाय फायर जो है वो एबनॉर्मल केस है। ठीक है, एक एबनॉर्मल केस होता है, ये रोज रोज नहीं होता है, हो गई गलती। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। 142, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ, जो डेप्रिसिएशन होता है फिक्स एसेट का, वो किस तरह का एग्जांपल है? तो ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है, क्योंकि जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट आती है मशीन की,
जो कॉस्ट है मशीन की, जो मशीन ने अपना दिया होगा, तो ये मशीन का जो कॉस्ट है उसमें, उसी के लिए ही आप क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली आपका क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंस होता है, एज एज सेम एज वेजेस, ठीक है, एज सेम एज सैलरी, ठीक है। वैसे ही मशीन को क्या दे देते हैं हम लोग उसको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ट्रेडिंग, नॉन ट्रेडिंग चार्जेस, नॉन ट्रेडिंग चार्जेस, ठीक है, कौन सा एक आपका नॉन ट्रेडिंग चार्ज है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर दिया आपने, ठीक है। क्या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके ट्रेड से, ट्रेड मींस क्या होता है, ट्रेड मतलब क्या होता है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेडिंग, तो ट्रेड मतलब क्या होता है, बिजनेस वाला, ठीक है, बिजनेस वाला खर्चा। तो बिजनेस वाला खर्चा कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को आपने राइट ऑफ कर दिया, ये भी आपके बिजनेस का पार्ट नहीं है, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू रिटर्न ऑफ, ठीक है, ये भी आपके बिजनेस का पार्ट, मतलब बिजनेस के रेगुलर बिजनेस का, ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये भी आपके रेगुलर का पार्ट नहीं है। तो सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है। जैसे कि ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग में ट्रेडिंग का जो एक्सपेंस होता है, ट्रेडिंग एक्सपेंस किसको बोलते हैं अपन, ट्रेडिंग एक्सपेंस बेसिकली होता है आपका सेल से रिलेटेड, आपके परचेज से रिलेटेड। इसमें जो भी खर्चा हो, चाहे सेल्स से हो, मार्केटिंग से हो, ठीक है, वेजेस पेमेंट करना हो, ठीक है, सैलरी पेमेंट करना हो, ये सारी चीजें जो होता है ना, ये सारी चीजें जो होती हैं, वो सारी की सारी चीजें आपके ट्रेडिंग एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आपके ट्रेडिंग एक्सपेंस होते हैं। बाकी के जो है वो आपके क्या बोलते हैं, नॉन ट्रेडिंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 141, सॉरी 144। सो 144, टोटल प्रॉफिट मींस, टोटल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। सो टोटल प्रॉफिट जो होता है वो आपका, जो भी आपने बिजनेस से अर्न किया, विच मींस टोटल रिवेन्यू, ठीक है, टोटल रिवेन्यू हो गया। उसके बाद जो टोटल आपने जो भी खर्चा किया होगा, विच मींस टोटल कॉस्ट टू अक्वायर दैट रिवेन्यू, दैट इज, दिस इज नथिंग बट योर टोटल प्रॉफिट। सो ये वाला ऑप्शन हमको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन बी में, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इफ गुड्स आर सोल्ड फॉर 2000 एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ये देखिए, 2000 रुपए का गुड्स है, उसको आपने बेचा है, मतलब ये इज, इट इज नथिंग बट x प्लस 25% इज इक्वल टू 2000। तो आपको ये x जानना है, ठीक है। दो तरीके हैं करने के, या तो आपको पता होगा कि 25% ऑन कॉस्ट कितना परसेंट ऑफ सेल होता है, ठीक है, तो भी आप कर लेंगे, ठीक है। सो जैसे मुझे पता है 25% ऑन कॉस्ट जो होता है वो 20% ऑन सेल होता है ना, ये आप याद कर सकते हैं बेसिकली। 20%, 25%, 50% जो होता है, इसका 33% होता है, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, 2000 का 20% आपका हो जाता है 400, और 400 को माइनस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 1600। तो 1600 ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैड डेट रिकवर्ड, जो बैड डेट रिकवर्ड होता है, ये बेसिकली अभी कुछ दिन पहले ये ईएमआरएस में अकाउंटेंट, ठीक है, अकाउंटेंट प्लस पीजीटी कॉमर्स, ये दोनों में ही पूछा गया है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई लोग को लगता होगा कि सर यहाँ पे तो बन जा रहा है, यहाँ पे बन जा रहा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इसकी एंट्री होती किस तरह से है और किस तरह से इसको किया जाएगा। बैड डेट रिकवर क्या है, क्या किया जाता है बैड डेट रिकवर के साथ। तो बैड डेट रिकवर को आप करते हैं क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बेसिकली बैड डेट रिकवर अकाउंट होता है, जो बैड डेट रिकवर अकाउंट, ठीक है, इसको आप, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस रहते हैं उसमें इनकम वाली साइड, ये इनकम वाली साइड होती हो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस की, और ये एक्सपेंस वाली साइड हो जाती है, इसमें सारे एक्सपेंस लिखते हैं। तो बैड डेट रिकवर इज नथिंग बट योर इनकम, तो यहाँ पे आप उसको लिखते हैं। अब दूसरा एक क्या बोलते हैं, एक आता है कि अगर उसमें अकाउंटेंट में पूछा गया था क्वेश्चन कि अगर बैड डेट रिकवर हुआ है और सीमा ने पैसे दिए, ठीक है, सीमा पेज, तो इसमें एंट्री क्या होगी। तो इसमें सिंपल जो एंट्री होगी ना, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट
डेबिट होगी टू बैड डेट रिकवर अकाउंट। ठीक है, क्या डेबिट किया जाएगा पूछेगा ना, तो क्या डेबिट करेंगे, तो कैश को डेबिट करेंगे। क्या क्रेडिट किया जाएगा, सो बैड डेट, ठीक है, रिकवर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 47। क्लोजिंग स्टॉक इज जनरली वैल्यूड एट। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो जनरली किस पे वैल्यू होता है? तो आप सबको पता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर में हम लोग उसको वैल्यू करते हैं। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शोन इन ट्रायल बैलेंस शुड बी शोन ऑन। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है ट्रायल बैलेंस में जो हम शो करते हैं उसको किस पे शो करना चाहिए? तो इसको हमको लायबिलिटी साइड में शो करना चाहिए, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होता है हमारी एक तरह की लायबिलिटी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा एक करेक्ट है, आपको एक करेक्ट निकालना है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट नॉन प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ठीक है, ये आपका होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। while preparing financial statement, if closing stock is given in the trial balance then it will be। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं और क्लोजिंग स्टॉक आपका गिवन है ट्रायल बैलेंस में, तो इससे होगा क्या? ठीक है, सो ऑप्शन बी, इट प्रेजेंटेड इन द ट्रायल बैलेंस शीट इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट। ठीक है, क्या किया जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक को एज एन एसेट ट्रायल बैलेंस सॉरी बैलेंस शीट में आप शो करेंगे। Next question is question number 151. The amount spent to increase the earning capacity of business is। जो अमाउंट स्पेंड किया जाता है किसी भी फर्म की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने में, तो वो क्या कहलाता है? देखिए, अमाउंट को जब इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, मान के चलिए आपके प्रोडक्शन का यूनिट आप 1000 यूनिट जो है प्रोड्यूस करते थे पहले अपनी कंपनी में, और अब आपको चाहिए कि आप 500 यूनिट और प्रोड्यूस कर पाए, इसके लिए आप कोई एक्सपेंस कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो इसके लिए क्या क्या करते हैं, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, ट्रीट करेंगे। रीजन क्या है कि किसी भी प्रोडक्शन यूनिट को बढ़ाने के लिए आपको कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। जस्ट लाइक मशीनरी परचेस करनी पड़ती है। आप मजदूरों की संख्या को बढ़ा के तो आप उसका वो नहीं कर सकते, आप अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते, आपको मशीन चाहिए होगा, टूल्स चाहिए होंगे। तो जब ऐसा कभी भी काम किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, earned but not yet received income is treated as। अर्न कर लिया गया है, ठीक है, बट रिसीव नहीं हुआ है, इसको अक्रूड जो कंसेप्ट है उसके तहत अपन लेते हैं। अब जैसे कि अक्रू हो गया है मतलब आपने अर्न कर लिया है बट इनकम रिसीव नहीं हुई है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, अर्न अर्नड इनकम, है ना, ओके। सॉरी सॉरी, अर्न अर्न इनकम नहीं होता, ये मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, इसको उसको क्या बोलते हैं, अक्रूड इनकम, ओके। नेक्स्ट है 153, एडवांस मनी रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन फ्यूचर। तो एडवांस मनी रिसीव हो गई है ना, कस्टमर से सप्लाई करने के लिए गुड्स को फ्यूचर में, मतलब आपने उसको अर्न नहीं किया है अभी। ठीक है, अर्न नहीं किया है, तो आपने अभी क्योंकि अर्न नहीं किया है, इट इज अर्नड इनकम, ओके। ये एक अनअर्न्ड इनकम है। अब क्योंकि ये अनअर्न्ड है तो ये आपकी क्या हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है। तो लायबिलिटीज साइड में करंट एसेट में, एसेट्स में आप उसको शो करोगे, यानी सॉरी करंट लायबिलिटी में आप उसको शो करोगे, ओके। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर।
154 है एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंस अफेक्ट। एक एडजस्टमेंट एंट्री प्रीपेड एक्सपेंस में क्या अफेक्ट करती है? सो एसेट एंड एक्सपेंस को अफेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम इज शोन एज, प्रीपेड जो इंश्योरेंस है ना प्रीमियम का, वो क्या शो करता है? तो प्रीपेड की आप देखिए, प्री जब भी होता है आपका एसेट हो जाता है। जब भी आपने किसी चीज को पहले पे कर दिया, क्या करता है आपको एसेट बना देता है आपके लिए। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। 56 प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? ये आपकी एसेट, अगेन सेम क्वेश्चन हो गया। 57 है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल कौन सा है? तो इन चारों में इकलौता जो ऑप्शन डी है फर्नीचर, वो आपका एक कैपिटल होता है, कैपिटल एसेट होता है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एन कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्रिएट सॉरी, ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये क्या क्रिएट करता है? तो ये सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करता है। ठीक है, आपने कोई कैपिटल एक्सपेंस कर दिया, लेकिन उसको आप शो कर रहे हो रेवेन्यू की तरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 159, under the net worth method, profit and loss is ascertained by the difference between, तो जो अंडर द नेट वर्थ मेथड होता है, नेट वर्थ मेथड में प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेन किया जाता है। तो उसमें दो किन किन चीजों के बीच डिफरेंस निकाल किया जाता है। तो ये जो होता है ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। कैपिटल ऑन टू डेट्स, मतलब इस पर्टिकुलर डेट को लाइक 31 3 2022 को आपका कैपिटल कितना था, और 31 3 2023 को आपका कैपिटल कितना था। लेट्स सपोज यहाँ पे आपका कैपिटल 100 था और यहाँ पे आपका कैपिटल 110 हो गया, तो आपकी बेसिकली कैपिटल इंक्रीज कितनी हुई, 10 रुपीज। तो यही आपका नेटवर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 160 एन एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट, कौन सा एक इंटेंजिबल एसेट का एग्जांपल है? इंटेंजिबल एसेट बेसिकली क्या होते हैं? वो एसेट जो आपको दिखाई ना दे। ठीक है, विच इज इनटेंजिबल। तो इनटेंजिबल कौन से होते हैं? आपके पेटेंट होते हैं, आपके डिस्काउंट सॉरी आपके पेटेंट होते हैं, आपके ट्रेडमार्क होते हैं। ठीक है, ट्रेडमार्क्स, और उसके बाद आपके जो फ्रेंचाइजी होती है, फ्रेंचाइजीज होती है, वो सारी की सारी आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करें, 30% कंप्लीट हो गया है। मैं कोशिश करता हूँ कि 15 मिनट में आपको 30% दे दूँ। ठीक है, तो प्लीज लाइक द सेशन और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू। कल से हम लोग जो है वो अपना चालू करेंगे सेशन। तो कल से हम लोग जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको भी करेंगे, बिकॉज आज ही मेरा पेन टाइम आया हुआ है। तो आज ही इस पेन टाइम से हम लोग थोड़ा सा सीख रहे हैं कि किस तरह से इसको चलाएं। मैं बहुत ज़्यादा